अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक और आप सबको खुशामदीद कहती हूं चेयरिंग क्रॉस पर। वो प्रोग्राम जहां बात होती है सीधी, सवाल होते हैं सख्त और जवाब तलाश किए जाते हैं ज़मीनी हकायक में। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां फैसले सिर्फ आदादो शुमार से नहीं, अमली इक़दामात से तो लिए जाएंगे। ये दुरुस्त है कि हालिया अरसे में मईशत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के दावे किए गए, कुछ पेशरफ्त भी सामने आई, मगर असल सवाल यह है कि क्या ये इस्लाहात इतनी मजबूत हैं कि हमारी मईशत अंदरूनी और बैरूनी झटकों के सामने खड़ी रह सके। आज पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन सिर्फ एक ही हथियार इस्तेमाल हो रहा है और वो है पॉलिसी रेट। लेकिन हकीकत यह है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी रेट आज भी खित्ते की तकरीबन तमाम ममालिक से ज्यादा है? सवाल यह है कि क्या सिर्फ शरह सूद बढ़ा देना ही महंगाई का हल है, या फिर यह पॉलिसी सनत, सरमायाकारी और रोजगार के लिए नई मुश्किलात पैदा कर रही है? हुकूमत अगर वाकई इस्लाहात के लिए संजीदा है तो फिर यह संजीदगी सिर्फ बयानात में नहीं, अमली इक़दामात में भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि जब तक मईशत के बिगाड़ की दुरुस्त तशखीस नहीं होगी, बेहतरी महज एक ख्वाहिश ही रहेगी। तो नाजरीन, सनती शोबे के लिए हुकूमत ने 3 साला इंक्रीमेंटल बिजली पैकेज का ऐलान तो किया है, मगर माहिरीन के मुताबिक ये पॉलिसी सनतों के दरमियान तफरीक पैदा कर सकती है। सवाल ये भी है कि क्या वक्ती तजुर्बात की बजाय सनतों को बुनियादी टैरिफ में कमी जैसा पायदार रिलीफ नहीं देना चाहिए? आज के गैर यकीनी मुआशी हालात में पाकिस्तान को एक ऐसी जामे सरमायाकारी और कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी की अशद ज़रूरत है जो मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकार दोनों का एतमाद बहाल कर सके। लेकिन दूसरी जानिब कमर्शियल बैंकिंग शोबे से सबसे ज्यादा कर्ज लेने में खुद हुकूमत ही सरे फहरिस्त है, तो फिर निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश कहाँ बचती है? ये भी एक तल्ख हकीकत है कि आलमी मुआशी और कारोबारी इंडेक्सेस में पाकिस्तान की पोजीशन तशवीशनाक होती जा रही है। ऐसे में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए गैर मामूली और जुर्रतमंदाना इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मुदस्सिर मसूद चौधरी साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट, जो सनती शोबे की ज़मीनी मुश्किलात और पॉलिसी असरात को बखूबी समझते हैं। तो नाजरीन, आज चेयरिंग क्रॉस में बात होगी मईशत की। मैं अपने मेहमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला। तो मेरा पहला सवाल है जनाब मुदस्सिर मसूद चौधरी साहब से कि हुकूमत कहती है कि मईशत में इस्लाहात हो रही हैं, आपके ख्याल में ये इस्लाहात सिर्फ कागजी हैं या फिर ज़मीनी हकीकत भी रखती हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी आज के इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। और सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम का जो आपने एक नाम सेलेक्ट किया हुआ है चेयरिंग क्रॉस, इसकी तारीफ़ करूँगा। नो डाउट अवामी मसाइल के हल के लिए इससे खूबसूरत नाम, या अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए इससे खूबसूरत नाम कोई नहीं हो सकता था। जहाँ तक टॉपिक पे वापस आएँ तो गवर्नमेंट इस्लाहात कर तो रही है, लेकिन वो इस्लाहात कहीं नज़र नहीं आ रही, और अगर बिज़नेस कम्युनिटी को नज़र नहीं आ रही तो शायद ये कहीं पे भी हो नहीं रही। और अगर गवर्नमेंट समझती है कि उन्होंने कोई ऐसी इस्लाहात की हैं जो बिज़नेस के लिए बेहतर हो सकती हैं या बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बेहतर हो सकती, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी या स्टेक होल्डर कहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ बैठ कर इन पॉलिसीज़ को बनाया गया। माजरत के साथ गवर्नेंस का ये इशू है कि शायद इस वक्त तो आलम ये लगता है कि इकॉनमी इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट अपनी स्टेबिलिटी के लिए या अपने मसाइल के हल करने के लिए या अपनी कानून साजी के लिए लगी हुई है। कारोबारी बिरादरी के लिए या बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिस पे हम सोच सकें कि आइंदा आने वाले वक्त में आज के दिन से ज़्यादा बेहतर इकॉनमी हो सकेगी। तो जिन कागजी पॉलिसियों की बात की जा रही है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है, इससे आगे चीज़ें चल नहीं रही, क्योंकि जो चीज़ भी होगी अगर वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई, एक इंडिविजुअल को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, एक बिजनेसमैन को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, एक सारिफ को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं नहीं समझता कि वो पॉलिसी कैसे तरक्की करेगा, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी हमारी, और हम दुनिया के साथ किस तरह से कदम मिलाएंगे और किस तरह से तरक्की के मनाजिल तय कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है आपका। अच्छा मुदस्सिर साहब, मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या मौजूदा इस्लाहात पाकिस्तान की मईशत को अंदरूनी और बैरूनी झटकों के खिलाफ मजबूत बना रही है?
जी, अगर देखा जाए कारोबारी तौर पे तो जी। मैं समझता हूँ मईशत में तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले कुछ अरसे में देखें तो ना सिर्फ हमारी मुल्क की सनत जो कि बंद हो रही है इस वक्त, और जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर थे या जो फॉरेन कंपनी थी जिसको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, वो पाकिस्तान से वाइंड अप करके जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो वाइंड अप इसलिए कर रही है कि शायद इस मुल्क में बिजनेस नहीं है। आज भी ये 25 करोड़ आबादी का कंज्यूमर का बिजनेस यहाँ पे चलने के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान की तरफ एज ए कंज्यूमर मार्केट देख रही हैं। उनकी कोशिश है कि वो इस मार्केट में आए, लेकिन इस मार्केट में जिस वक्त मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उस पर गवर्नमेंट के टैक्सेस और गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं वो इतनी हाई हैं कि शायद वो वाइबल नहीं रहता। उसमें मैं समझता हूँ कि जो कंपनीज़ 100% कंप्लायंस कंपनीज़ हैं, जिस तरह से ये फॉरेन कंपनीज़ जो इस वक्त यहाँ से पाकिस्तान से वाइंड अप करके गई, इनके वाइंड अप करने की एक रीज़न इनकी इनपुट कॉस्ट है। और इनपुट कॉस्ट अगर उनकी हाई थी और वो इस मार्केट को कम्पीट नहीं कर सके तो इस वजह से वो शायद इस मुल्क से चले गए। लेकिन इसके बारे में भी मैं एक आध प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि जो कंपनीज गई हैं, गवर्नमेंट को शायद ये चाहिए था कि गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर या जिस लेवल की कंपनी थी, कैन बी सेक्रेटरी, कैन बी जॉइंट सेक्रेटरी, कोई एक उनसे एक एग्जिट इंटरव्यू रखता, कोई उन पे केस स्टडी बनाते, कोई मुकम्मल उसको देखते कि आया वो लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं, किस प्रॉब्लम की वजह से जा रहे हैं, और जिस प्रॉब्लम की वजह से वो पाकिस्तान से वाइंड अप कर रहे थे उस प्रॉब्लम का सलूशन देना चाहिए था। उनसे बात करनी चाहिए थी कि हमारे साथ बैठे। हम लोगों के छोटे छोटे कारोबारों में एक ग्राहक अगर हमसे टूट के जाता है तो हम उससे लाजमी पूछते हैं कि हमारे से जाने की वजह क्या है। अगर वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं तो हम ज़रूर सॉल्व करते हैं, अगर नहीं कर सकते तो फिर वो शायद स्विच कर जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी ने उनको कुछ नहीं पूछा, हम पीछे से क्या रही कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के इदारे तो शायद ये कह रहे हैं कि उनका जाना हमारे लिए बहुत बेहतर हो गया, हमारे मुल्क में अपनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी जिसमें इस वक्त देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग को ही डिस्करेज किया जा रहा है। और आज की बात नहीं, पिछले 15 से 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग को डिस्करेज किया जा रहा है। जिस वक्त मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, हम एक्सपोर्ट की तो बात करते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तो बात करते हैं, तो सोचा जाए तो हमने एक्सपोर्ट करना क्या है, हमारे पास कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में सरप्लस की चीज़ है जिसको हमने एक्सपोर्ट करना है। कुछ हम मैन्युफैक्चर करते होंगे तो उसमें से जो सरप्लस होगा या उसमें जो क्वालिटी ऐसी होगी जिसको हम दुनिया में बेच क्या सकेंगे। वजह है, क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे, क्यों नहीं सनती शोबों पर ध्यान दिया जा रहा? क्या सिर्फ अपनी ही कुर्सियां जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं या कुछ और मामूलात हैं? क्या कहना चाहिए? मामला तो तकरीबन जी इसी किस्म के हैं कि गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं और जो बाकी सारे इनके टैक्सेस हैं वो इतने हाई हो चुके हैं, और वो टैक्सेस नहीं एक्चुअली रहे, वो टैक्सेस में गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस, एंड सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, करप्शन, गवर्नमेंट की करप्शन और गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस उसमें इंक्लूड कर दी जाती है। जो महकमा आता है वो अपने इजाफी खर्चे और सारा कुछ कैलकुलेट करके हर कारोबार पे बोझ डालने की कोशिश करता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें अक्सर जगह पे ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, 24 आवर का प्रोसेस होता है। लेकिन एक छोटे से छोटा इंस्पेक्टर भी आ जाए, उसकी कोशिश होती है कि आज मैंने इस फैक्ट्री को ताला लगा के जाना है, आज मैंने इस फैक्ट्री को बंद करके जाना है। उसकी कोशिश ये होती है कि इस हद की इसको धमकी दूं कि ये मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ इस तरह के मामलात करें कि मेरी अपनी जेब गर्म हो, रादर देन के गवर्नमेंट को उसका कोई फ़ायदा हो। हालांकि सोचने की बात यह है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कितने लोगों के घर के चूल्हे उसकी वजह से चल रहे हैं। और अगर वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली लोकल मार्केट में दे रहा होगा। लोकल मार्केट में देने की भी एक उसकी अच्छाई ये है या जो बात है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होती है। जब तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डिस्करेज करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ आ सकें और एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब तक कि किसी भी मुल्क की मईशत मजबूत नहीं होगी तो वो मुल्क कभी भी तरक्की के दहाने पर नहीं जा सकेगा। इस्लाहात की कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज दुरुस्त तशखीस होती है। तो क्या हुकूमत ने असल बिगाड़ की निशानदेही कर ली है? जी, मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं थी कि हमने कुछ खुद से या कुछ नया इन्वेंट करना है। हमें तो जो दुनिया में मामला चल रहे हैं हमने उसे कॉपी करना है अपने मुल्क में फॉर बिजनेस। ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हम आज से पहले बना भी रहे थे वो भी हमने पिछले कुछ अरसे में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स को इतना मुश्किल बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इतना मुश्किल बना दिया कि वो लोगों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स बंद किए और चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करके लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस तो करवा इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत ने बिगाड़ की तशखीस नहीं की बल्कि खुद एक बिगाड़ की वजह, तो गलत नहीं होगा? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आपने अपने शुरू में इंट्रो में जो पॉलिसी रेट का भी जिक्र किया, तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को या इस सारे सिलसिले को सिर्फ एक पॉलिसी रेट से कंट्रोल करके समझती है कि ये कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि पॉलिसी रेट
डेवलप्ड मुल्कों में सिर्फ फाइन ट्यून करने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ को बेहतर या ख़राब कर सकता है। जो एक रिदम पे चल रही होगी उसको सिर्फ फाइन ट्यून करने के लिए थोड़ी सी उसमें गुंजाइश होती है कि वो उस चीज़ को बेहतर कर सके। बाकी हमारे मुल्क में तो यहाँ पे एक मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने की ज़रूरत है। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इंडस्ट्रीज़ को अगले 10 साल तक ऐसी पॉलिसी दी जाए जिसमें आइंदा चेंज ना आए, ना इंटरेस्ट रेट में चेंज आए, ना बाकी पॉलिसीज़ में चेंज आए। तब जाके शायद मेरा ख्याल है बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, तब जाके हम ये सारी चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। अदरवाइज इसी तरह से रहेगा, एक साल कोई काम चल जाएगा तो अगले साल बंद हो जाएगा, अगले साल चलेगा तो उससे अगले साल बंद हो जाएगा। जरूरी है कि भरोसा बहाल किया जाए, तभी बाहर से भी लोग आएंगे। और यहाँ पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए सिर्फ पॉलिसी रेट पर इन्हिसार करना क्या गलत हिकमत अमली नहीं है? जी, इसको मैं गलत इस सेंस में कहूँगा कि अगर इसको ओवरऑल जितना बिगाड़ या ओवरऑल जितनी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल सोल्यूशन के लिए हमें बड़ी मेजर सनती पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि कारोबार में लोगों को, और दूसरा उससे बड़ा मसला इस वक्त जो हमारे पास चल रहा है और आइंदा आने वाले वक्त में ज़्यादा हो जाने का चांस है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जहाँ तक पॉलिसी रेट की बात है, नो डाउट वो स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उसको इकोनॉमी को देख के उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पॉलिसी रेट के कंट्रोल से सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि बाकी इनपुट कॉस्ट भी इसमें शामिल होती हैं। अगर हम अपने यूटिलिटी बिल्स को देखें, अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को देखें, दुनिया में डबल टैक्सेशन नहीं होती। यहाँ पे हमारे मुल्क में ट्रिपल टैक्सेशन भी है बाज़ चीज़ों में। आप जिस इनकम पे टैक्स दे के जिस वक्त अगली चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। मैं सेल टैक्स की बात नहीं करता, सेल टैक्स भी डबल और ट्रिपल टैक्सेशन पे चल रहा है। आपने इनकम कमा के आप गाड़ी बाजार से लेने गए, उस पर भी आपने विद होल्डिंग टैक्स दे दिया, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के फिर विद होल्डिंग टैक्स दे दिया, उसका टोकन लगवाने के फिर विद होल्डिंग टैक्स दे दिया। कहाँ तक लेंगे? एक ही इनकम पे अगर 4-4 दफ़ा टैक्स लिया जाएगा तो ये सारा बोझ सारिफ पे ही पड़ेगा, लोकल सारिफ पे पड़ेगा। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जिसमें चाइना, इंडिया और बांग्लादेश हमारे इमीडिएट कंपेटिटर्स हैं, मैं समझता हूँ हम इनको ही कम्पीट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी प्रोडक्शन के ऊपर इन चीज़ों का लोड होता है। जब तक इसको ऑफलोड नहीं किया जाएगा इन टैक्सेस को और इन ड्यूटीज़ को, मैं समझता हूँ हम दुनिया में अपनी चीज़ें बेचने के लिए वायबल नहीं होंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है, आपने कहा पॉलिसी मेक करने की जरूरत है, तो किन पॉलिसी मेकर्स पे आप रिलाय करना चाहेंगे? क्या हुकूमत में आपको इस तरह के ब्रेन्स नजर आते हैं कि वो बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं? जी, डेफिनेटली ऐसा है। अगर हम अपने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से या जो पॉलिटिकल एक सेटअप है उसमें लोगों को नवाजने की बजाय ऐसे कम्पिटेंट लोगों को लाएं जिनको इन सारे मसलों का पता है, जो ये सारे प्रॉब्लम समझते हैं, और उसके साथ स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पॉलिसी बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना जाती है, उस पॉलिसी को 10 साल चलाना कैसे, इस बात की श्योरिटी कौन देगा? बिकॉज आज से पहले यही कुछ हुआ, जहाँ पे कि किसी बिजनेसमैन का अगर कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है तो वो इसी बात पे होता है, किसी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है तो इसी बात पे होता है। आज अगर देखा जाए, हमारे पास अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास इसलिए नहीं आ रही कि जिस वक्त इन्वेस्टमेंट आती है उस वक्त हमारी पॉलिसी कुछ और होती है, चंद साल के बाद हम उसको चेंज कर देते हैं। जब तक हमने अपने अगले 10 साल, 20 साल और 30 साल के प्लान्स इकोनॉमी के ना दिए और उन पे कंसिस्टेंट ना रहे तो शायद ये चीजें ना चल सके। पॉलिसीज में आए दिन फ्लक्चुएशन आती रहती है, ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का पॉलिसी रेट आज भी खित्ते के तमाम ममालिक से ज्यादा है। इसका सनत और कारोबार पर असल असर क्या पड़ रहा है? अगेन वही वाली बात है जो मैंने पहले की कि इससे इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और इनपुट कॉस्ट जिस वक्त इंक्रीज होगी आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। जब आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे तो कोई आपसे नहीं खरीदेगा। मैं तो एक छोटी चीज़ की एग्जांपल दूंगा कि एक दुकान से अगर आपको 100 रुपये की चीज़ मिलती है तो साथ वाली से 102 की मिलती है, मैं कहता हूँ 101 की भी मिलती है, तो डेफिनेटली आप 100 वाले से जाके ले लेंगे। कौन खर्चेगा 101 रुपये, कौन खर्चेगा 102 रुपये? ये तो एक आम कंज्यूमर को पता है। जिस वक्त आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ तो सेंट्स में बात हो रही होती है, वहाँ तो कैलकुलेशन एक एक चीज़ की हो रही होती है। तो अगर इतनी छोटी सी चीज हमें समझ में नहीं आती तो फिर शायद हम इन मामला से पर यहाँ तो कुछ चीजें ऐसी, ये तो आपने एग्जांपल कोट की ना डेली रूटीन लाइफ की, कि एक जगह एक चीज लेट सपोज 100 की मिल रही है, अगली दुकान पे 101 की, उससे आगे वो 110 हो जाता है या 200 हो जाता है। अपनी मर्जी का रेट हर किसी ने तय किया होता है। यहाँ तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात करें तो उसमें नामालूम किस्म के कई टैक्सेस इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि सारिफ को पे करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। जी, बड़ी अच्छी आपने एक बात की और बड़ी अच्छी आपने एक मिसाल दी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की। अगर आप इंडस्ट्री का, किसी बिजनेसमैन का, सबका
बिल देखें वो तो एक बात की बात है। एक जनरल कंज्यूमर को अपने बजट में अपने बिल की अमाउंट का नहीं पता होता। एक सैलरीड पर्सन है, वो ₹1,00,000 लेता है, ₹2,00,000 लेता है, 50,000 सैलरी लेता है, उसने जिस वक्त अपने घर का बजट बनाना है वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता कि मेरे घर का बिल 15,000 आएगा या 50,000 आएगा। और देखा जाए तो कभी 200 यूनिट का बिल ₹12,000 आ रहा होता है, कभी 205 यूनिट करके उसको ₹38,000 बना दिया जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है? वही जो बात शुरू में मैंने की कि गवर्नमेंट हमसे टैरिफ नहीं ले रही, गवर्नमेंट हमसे कॉस्ट नहीं ले रही, गवर्नमेंट के इदारे अपनी नेग्लिजेंस और अपनी करप्शन को हम पे थोप रहे हैं। एक बड़ा डिसेंट वर्ड बिजली के इस चीज़ों में बोला जाता है कि जी लाइन लॉस। इट्स अ वेरी डिसेंट वर्ड कि लाइन लॉस। लाइन लॉस हमें समझ में आता है कि शायद रास्ते में कहीं बिजली चलते चलते रास्ते में गुम हो गई। नहीं, इसमें जितनी चोरी करवाई जाती है, सॉरी अगेन मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चोरी की नहीं जाती, करवाई जाती है। जो चोरी करवाई जाती है उसकी कॉस्ट कहाँ पे ऐड करनी है, वो लाइन लॉसेस में डाल के ऐड की जाती है। उसके बाद टैक्सेस को देखा जाए तो टैक्सेस की भरमार है उधर। विद होल्डिंग टैक्स भी ले रहे हैं, सेल टैक्स भी ले रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के सरचार्जेस भी ले रहे हैं। किसी इंसान को कोई पता नहीं। मैं तो कहता हूँ अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान इस मुल्क में, जहाँ पे शायद 17% हमारा लिटरेसी रेट है, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान को अपना बिल पढ़ के समझ नहीं आती, तो बेचारे अनपढ़ लोग इस पे क्या करें। जीएसटी की अगर बात की जाए तो 5-7 बार तो वही आ जाती है, और किस चीज की जीएसटी है ये समझ ही नहीं आती, डिस्क्राइब ही नहीं किया होता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जीएसटी और बाकी सारी चीज़ें देखा जाए तो अगेन वही वाली बात कि गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। गवर्नमेंट की कोशिश है ये सारा कुछ हमने आवाम से ही लेना है, आवाम से ही निकलवाना है। नो डाउट ले लें, लेकिन गाय उस वक्त तक दूध देगी जब तक उसको चारा डाला जाएगा। जिस दिन चारा डालना बंद कर देंगे, पानी पिलाना बंद कर देंगे, शायद वो दूध भी देना बंद कर देगी। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि गाय उस वक्त तक ही दूध देगी जब तक कि उसका भी ख्याल रखा जाएगा, उसको भी कुछ फीड कराया जाएगा। इसी गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ देर के बाद यहीं चेरिंग क्रॉस पर। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चेरिंग क्रॉस में मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और मेरा मुदस्सिर साहब से सवाल है कि क्या गैर मुल्की सरमायाकार सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ और पेशबीनी मांगता है? क्या हम ये फराहम कर पा रहे हैं या नहीं? मेरा जिस तरह मैंने पहले इस टॉपिक पे एक बात की कि जिस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आता है या जो कोई भी कंपनी पाकिस्तान आती है, इंडिविजुअल अगर मैं देखो ये बात की जाए कि फॉरेन इन्वेस्टर की हम बात करें, जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी मार्केट में जो चीज़ें ढूंढ रहा होता है या जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत होती है, मेरा ख्याल है वही एक फ़ॉरेन इन्वेस्टर को ज़रूरत होती है। जिस वक्त वो मुल्क से बाहर से आ रहा है तो देखता है कि आया उस मुल्क में टैक्सेस की क्या रेशो है, कितने टैक्सेस लिए जाते हैं, बाकी तमाम मामलात, इनपुट कॉस्ट कैसी है, ये सारी चीज़ें देखते हुए आया उसका जो प्रॉफिट है या जो उसके मामलात हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही एक लोकल इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है और यही एक फ़ॉरेन इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या लगता है अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर को वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे क्योंकि उनको लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है यहाँ पर? जहाँ तक जी लेबर की बात की जाए तो मैं समझता हूँ लेबर अगर आप स्किल्ड लेबर लेंगे तो वो आपको सस्ती नहीं पड़ेगी। अगर जो हम जिस लेबर की बात करते हैं शायद वो उतनी स्किल्ड नहीं होती, अनस्किल्ड लेबर की हम बात करते हैं। हम जिस वक्त लेबर की तनख्वाहों की या उसके काम की बात करते हैं वो तो देखते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं हम देखते। हमारे हमसाया मुल्क में चाइना में चला जाए तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे सिलसिला कार ये है कि जिसको अपनी सनत के बारे में किसी लेबर को कुछ सिखाना है उसने वहीं पे सिखाना है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स तो हैं लेकिन शायद वो उस इंडस्ट्री से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते। सो हर किसी ने अपनी लेबर को खुद तैयार करना है। जिस वक्त तैयार करना है तो प्रोडक्टिविटी उसने खुद उसकी इंक्रीज़ करनी है। हमें कोई ऐसा इदारा नहीं मिलता, कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ से ये हमें लेबर जो है वो स्किल्ड मिल सके। इसी की शायद यही वजह है कि जितनी हमारे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे वर्कर हैं, हम अपनी फैक्ट्रियों में रोज़ आए दिन यही देखते हैं, जो अच्छे वर्कर्स हैं उनकी यही कोशिश होती है कि सऊदी अरब, दुबई या किसी बाहर के मुल्क का उनका वीज़ा लग जाए और वो बाहर चले जाएं। तो गुज़िश्ता कुछ अदवार में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से जितना ब्रेन ड्रेन हो चुका है, आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क किस दहाने पर खड़ा है? ये मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा आलमिया है और जिसका आने वाले वक्त में हमें जिसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी या जिसके हमें मसाइल से गुजरना पड़ेगा वो ये ब्रेन ड्रेन है। जिस वक्त एक इंडिविजुअल का भी कॉन्फिडेंस अपने मुल्क पे नहीं रहा, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो समझने वाला बच्चा है, उसकी भी कोशिश होती है कि वो डिग्री करने बाहर जाए और डिग्री करके वापस नहीं आता। अगर वापस आते भी हैं तो चंद 1% आते हैं। ज़्यादातर की यही कोशिश होती है कि बाहर के मुल्कों में सेटल हो जाए। अगर बिजनेस कम्युनिटी को भी देखा जाए तो यहाँ से छोटे छोटे दुकानदार
जो अपना होलसेल का बिजनेस करते थे, कोई एक आध कंटेनर महीने का इंपोर्ट करके यहाँ पे अपना टर्नओवर घुमाते थे और प्रॉफिट कमाते थे, उन्होंने भी कोशिश की कि वो दुबई जाके अपना सेटअप बना लें। उसके पीछे रीज़न ये है यहाँ पे टैरिफ्स का ज़्यादा होना, उसके अलावा गवर्नमेंट की अनकंसिस्टेंट किस्म की पॉलिसी। आज पॉलिसी कुछ और है तो कल का पॉलिसी कुछ और है। सो इस तरह की अनसर्टेनिटी में कारोबार नहीं चला करते। ठीक है, जैसे कि आपने टैरिफ एक लफ्ज का यूज किया, तो सबसे पहले ऑडियंस को क्लियर करें कि ये टैरिफ बेसिकली होता क्या है। सेकंड ये कि डिफरेंट टैरिफ इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो क्या ये गैर मुसावी सलूक ये ठीक है, ठीक जा रहा है हुकूमत की जानिब से? मैं इसी पे एक बात करूंगा कि जी जो टैरिफ की बात हुई, तो टैरिफ जो हम लोग कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं या जो लोकल मैन्युफैक्चर होती है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस को इन्वॉल्व किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस होते हैं उसके अंदर। स्पेशली इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उस पर तो ड्यूटीज़ भी होती हैं और मुख्तलिफ किस्म के और भी टैक्सेस होते हैं, ये सारे टैरिफ्स होते हैं। अब वो गवर्नमेंट उसको मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिसके तहत वो डिसाइड करती है कि आया किस पे कितनी ड्यूटी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ को इनकरेज करना है और किस चीज़ को डिस्करेज करना है। लेकिन वो डिस्करेज करने में इस तरह का सिलसिला होता है कि ओवर टैरिफ आ जाते हैं, यहाँ तक कि वो चीज़ वाइबल ही नहीं रहती अगर किसी इंडस्ट्री ने ख़रीदनी है या किसी कंज्यूमर ने ख़रीदनी है। और जो हमारे मुल्क में एक स्मगलिंग की बड़ी वजह है, वो स्मगलिंग की वजह भी ये है हमारे मुल्क में हाई टैरिफ का होना। जिस वक्त एक हाई टैरिफ होगा तो उसकी प्रोडक्ट की स्मगलिंग होगी, फिर लोग चोर रास्ते ढूंढेंगे। अगर टैरिफ ही कम होगा तो शायद कोई इस तरफ जाएगा नहीं, कोई इसके लिए इतनी मुशक्कत करेगा नहीं कि इतने थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो स्मगलिंग की तरफ आए। ठीक है, जिस तरह से आपने बताया कि इंटरनेशनल कंपनीज अब यहाँ से मूव कर रही हैं बाहर, तो इससे मजीद अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही पाकिस्तान में? अनएम्प्लॉयमेंट तो जी हमारा, चूंकि लोकल इंडस्ट्री का भी ये हाल है, 2000 तकरीबन 5 में यहाँ पे जो हमारी लोकल कारपेट इंडस्ट्री थी, जो हमारे 5 बड़े सेक्टर थे जिसमें कारपेट, लेदर, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स, इनको हम समझते थे कि ये पाकिस्तान की वो मजबूत रीढ़ की हड्डी है जिस पे हम अपनी एक्सपोर्ट को बिल्ड किया करते थे। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि पहले हमारी कारपेट इंडस्ट्री का वो काम तो कुछ ख़राब हुआ, और किस वजह से हुआ उनको लेबर नहीं मिली, क्या हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी आज तक उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। देन लेदर सेक्टर के साथ कुछ हुआ, और आजकल अगर आप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर के साथ भी स्पिनिंग मिल्स बंद हो रही हैं और टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो दुनिया में अपना माल बेचने के लिए वाइबल नहीं रहे। अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो सॉरी, लेकिन हम सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर रह जाएंगे। हमारे पास जो चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस हो सकती हैं, जो हमारा किसान प्रोड्यूस कर सकता है, जो रॉ मटीरियल्स हैं, हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे। किसान की तरफ भी अगर देखें तो किसान को ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो आम आवाम के लिए, जिसमें वीट आ जाती है, राइस आ जाता है, उन फसलों पे भी उसको इतना नुकसान होता है, तो वो क्यों ऐसी फसलों पे जाएगा जहाँ पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, जहाँ पे उसे हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो अगर वो हाइब्रिड सीड का और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी यील्ड ज़्यादा नहीं हो सकेगी, तो मेरा ख्याल है वो भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का फायदा हकीकत में कितना मिलता है? दुनिया भर में जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ही फ़ायदा लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि उसको पोर्ट के करीब कायम किया जाए, ताकि जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है, प्रोसेस हो रही है, या जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है, अगेन उसे एक्सपोर्ट ही करना है, तो उसको कोशिश करते हैं कि ये कोस्टल साइड के करीब, कहीं अपनी पोर्ट के करीब इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल जोन ऐसा लगाया जाए। वैसे तो देखा जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी जोनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पुरानी अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी फैसलाबाद के इर्द गिर्द ज़्यादा लगी हुई है, ये भी एक जोनिंग की वजह होती है। उसमें ये होता है कि मटेरियल वहाँ से अवेलेबल होते हैं, वहाँ से लेबर इन्वॉल्व होती है, मिल जाती है आसानी से। अगर फुटवेयर को इसको स्पोर्ट्स गुड्स को, टेक्सटाइल, लेदर को देखा जाए तो ये सियालकोट के करीब हमारी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। सो ये भी एक जोनिंग का तरीका है। अब इस जोनिंग में इकोनॉमिक जोन का बनाना नो डाउट वक्त की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन जोन्स में इकोनॉमिक जोन बनाए। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैं पहले भी कर चुका, कि जो भी पॉलिसी बनाए वो कंसिस्टेंट पॉलिसी हो और उस पॉलिसी में स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए, तब जाके वो पॉलिसी कामयाब होगी, उनकी रजामंदी उसमें शामिल हो और उनके साथ ये बैठ के मुआहदा किया जाए। और रोज़ रोज़ गवर्नमेंट बदलने से या पॉलिसी बदलने से उसमें प्रॉब्लम ना आए। 10 साल में क्या पॉलिसी रहनी है, 20 साल बाद क्या होना है और 30 साल बाद क्या होना है। कोई 30 साल का इकोनॉमिक प्लान तो हमें दिया जाए अगर हमने आगे चलना है। पिछले 70 साल तो हमने एक्सपेरिमेंटल लैब में गुजार दिए कि आज ये बना लिया तो ये खराब हो गया, वो बना लिया तो ये खराब हो गया। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल लैब में ही हैं, वो अभी तक उसी। अच्छा, नेक्स्ट मुझे इस पे थोड़ा रोशनी डालिएगा कि हुकूमत तो खुद सरे फहरिस्त है कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेने में और ज्यादा से ज्यादा कर्जा हासिल करने में, तो निजी शोबे के लिए क्रेडिट कहाँ पर बचेगा?
ये भी जो चंद एक हमारे 4-5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी एक जगह पे स्टक हो गई है, उसमें एक मेजर वन ऑफ द बिगेस्ट। वन ऑफ द बिगेस्ट, यू आर वेरी राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट। और इसमें सिलसिला कार ये है कि अगर गवर्नमेंट कमर्शियल बैंकों से लोन लेगी और अपने अखराजात पूरे करने के लिए, या जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपना शेयर देना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, एनएफसी अवार्ड देना है, अगर उसको पूरा करने के लिए इन्होंने कमर्शियल बैंकों से लोन लेके प्रोविंसेस को देना है, तो गवर्नमेंट के जो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट की गारंटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे जैसे एक इंडिविजुअल की। वो मेरे जैसे इंडिविजुअल को तो ऑफिस में भी आना पसंद नहीं करेंगे, सिर्फ इस वजह से कि मैं उनके लिए ज़्यादा रिस्की हूँ रादर देन के गवर्नमेंट को लोन देना। मुझे 1 लाख रुपया देना उनको मुश्किल लगेगा, गवर्नमेंट को 1 अरब रुपया, 1 बिलियन रुपीज़ भी देना उनको मुश्किल नहीं लगेगा, बिकॉज वहाँ पे गारंटी है उनके पास। यहाँ पे गारंटी नहीं है। जिस वक्त तक बैंक रिस्क में नहीं जाएंगे और अपने जिस कंज्यूमर ने आगे कोई बिजनेस करना है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, मेरा ख्याल है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। या कुछ इस तरह से किया जाए जो स्टेट बैंक की अक्सर पॉलिसी होती है कि हर लोनिंग के लिए सर्टेन परसेंटेज होती है कि आया कार फाइनेंसिंग में बैंकों ने कितना इन्वेस्ट करना है, होम फाइनेंसिंग में कितना इन्वेस्ट करना है और बिजनेस में कितने % इन्वेस्ट करना है। अगर ये सारी चीज़ों की सेग्रीगेशन हो जाए तो ठीक है, गवर्नमेंट का शेयर गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी का शेयर बिजनेस कम्युनिटी को ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। आलमी बिजनेस और गवर्नेंस इंडेक्सेस में पाकिस्तान की पोजीशन मुसलसल खराब क्यों हो रही है? अगेन बात वहीं पे आती है कि गवर्नेंस का जो इशू, बैड गवर्नेंस का इशू है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, वहाँ पे हमारी इस गवर्नेंस को भी दुरुस्तगी की जरूरत है, गवर्नेंस को शदीद दुरुस्तगी की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर होना लेकिन चाहिए। गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी? वही चेहरे आपको घूम फिर के हर साल दोबारा मिलते हैं, सिर्फ पार्टीज या नाम बदल लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे जी एक नीयत की जरूरत है कि इंसान नीयत कर ले कि और इक़्तिदार की इस हद तक हवा से कि कुर्सी छोड़ने को वो तैयार ही नहीं है। एक्चुअली मसला ही यहीं पे आता है कि इक़्तिदार बचना चाहिए, माजरत के साथ मुल्क के साथ जो कुछ भी होता रहे, लेकिन जिस वक्त तक हम मुल्क को अपना मुल्क समझेंगे और चाहेंगे कि हमने इकोनॉमिकली इसको स्ट्रॉन्ग करना है और हमने इसको बेहतर करना है, बाकी सारी चीज़ों को हम सेकंड प्रायोरिटी पे रख देंगे। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारा गवर्नमेंट का एक सिस्टम चल रहा है जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, उसमें मैं समझता हूँ दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे ये सोचा जाए कि हम अपने ज़ाती मफादात को, अपनी पार्टीज़ को, अपनी सारी चीज़ों को एक साइड पे रख दें। ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट आ गई, जो भी गवर्नमेंट आए वो परफॉर्म कर सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ए गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती और बी कर सकती, बी नहीं कर सकती तो सी कर सकती है। ए बी सी तीनों परफॉर्म कर सकती हैं, सिर्फ उनकी प्रायोरिटी की ज़रूरत है। एंड स्पेशली इन दिस सिस्टम जो हाइब्रिड सिस्टम कहलाता है, यहाँ पे तो चीज़ों को बहुत बेहतर किया जा सकता है। ए गवर्नमेंट आ गई, इस वक्त रूलिंग पार्टी है, ठीक है, अगर वो चाहती है तो अपने साथ ऐसे बंदे अटैच करे, अपने स्टेक होल्डर्स को ऐसों को अटैच करें अपने साथ कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, ना कि ऐसा हो कि वो अपना इक़्तिदार को बचाने के लिए और इस पॉलिसी पे सोचते रह जाएं कि अगली दफ़ा हमने इलेक्शन कैसे जीतना, पिछली दफ़ा तो हम जीत गए थे, अगली दफ़ा हमने कैसे जीतना। इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुदस्सिर साहब, बतौर सीनियर वाइस चेयरमैन पियाफ, आपका क्या कहना है कि हम सरमायाकारी के लिए खुद को सीरियस मुल्क के तौर पर पेश कर पा रहे हैं? हमें इसके लिए एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों को जो हम समझते हैं कि हम ऑलरेडी हम उसको डिज़ाइन कर चुके हैं। सिर्फ पॉलिसीज बनाना और फाइल्स की जो है वजन बढ़ाना काफ़ी है या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की भी जो है? नहीं जी, इम्प्लीमेंटेशन शायद पॉलिसी बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जो पुरानी पॉलिसी है उसी को इम्प्लीमेंट कर दें तो शायद 100% इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन किसी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी। ज़्यादातर हमारे मसले जो पैदा होते हैं वो शायद पॉलिसी बनने या गलत बनने की वजह से नहीं होते, वो पॉलिसी के इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से होते हैं। सो इम्प्लीमेंट करना उसको ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज हमने जो बात कर दी, जो लिख दी, जो पॉलिसी दे दी, उस पॉलिसी पे ही हमें रहना है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, ए गवर्नमेंट आए, बी गवर्नमेंट आए, सी गवर्नमेंट आए। जिस वक्त तक इस लेवल का एतमाद को बहाल नहीं किया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर इस मुल्क में इन्वेस्ट करे। तो फ्लक्चुएशन की वजह क्या है? सिर्फ जाती मफादात या कुछ और? मैं तो इसको अगेन वही वाली बात करूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अपने वोटर को राजी करना और ये सोचना कि अगला इलेक्शन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आज तक नहीं आई 47 से लेकर, तो आगे की क्या तवक्को रखी जा रही है? जी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कोशिश हर कोई उसी के लिए करता है कि जी मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस सेंस में ले आऊँ कि इस दफ़ा तो मेरी गवर्नमेंट है तो अगली भी मेरी ही गवर्नमेंट हो, ना कि ऐसा सोचते हैं कि हम काम कोई ऐसे कर जाएं, इतने अच्छे कोई काम कर जाएं कि लोग जानबूझ के चाहते हुए हमें ही वोट दें, लेकिन शायद
इतना का फ्रेजाइल हुआ ये सारा कुछ कि वो चाहते ही नहीं है कि सिलसिला आगे चले। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर यही रफ्तार रही तो क्या मईशत पायदार रहेगी यहाँ पर? इसमें तो पायदारी तो आना दूर की बात है। अभी तो सिमत हमारी स्टेबिलिटी ही नहीं है। अभी सिमत हमारी दुरुस्त नहीं है, हमें तो सिमत अपनी दुरुस्त करनी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ अरसे से तो खैर लास्ट ईयर इन्फ्लेशन भी कुछ कंट्रोल में रही, लेकिन 2026 में हम लोग जो क्या लग रहा है इन्फ्लेशन जो है फोर्सी कंट्रोल कर रहे रहेगी? हैं, नहीं 2026 में हम जो फोर्सी कर रहे हैं शायद इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में ना रहे, महंगाई और आएगी। और जिस तरह से हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो भी पिछले साल में काफ़ी कंट्रोल रही। अल्लाह करे वो अगले साल में कंट्रोल रहे। और ये जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है और ये सारे मामलात हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान आने से वो लोग भी रोकते हैं। वो पाकिस्तानीज जो बाहर से अपनी सेविंग्स भिजवा के यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते थे, जिस वक्त करेंसी डीवैल्यू होती है तो उन्हें वही पैसे जो हैं वापस पे लाते लाते उनके पैसे 70%, 75% और 65% और बाज़ वक़्त 50% रह जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू हो गई। पहले उन्होंने डॉलर्स या पाउंड्स को कन्वर्ट किया रुपीज़ में, जिस वक्त रुपीज़ को कन्वर्ट करके वापस लेके जाते हैं तो उनका प्रॉफिट डाल के भी उनके पैसे आधे रह जाते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज की तो आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टीज और ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइड बिजनेस है ये ग्रो किया है? प्रॉपर्टी का बिजनेस जी सिंस 2024 ऑलमोस्ट 20-21 साल से इसने बड़ी स्पीड पकड़ी और ग्रो किया, जो मैं समझता हूँ इकोनॉमी में उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करता जिस तरह से एक चीज़ को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। रीज़न ये कि इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। एक आसान इनकम है, मेरे पास पैसे पड़े, मैंने प्लॉट ले लिया, आज 1 करोड़ का लिया, कल मुझे पता लगा वो 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का हो गया, तो मेरी उसमें क्या एफर्ट्स उसके हैं? ऊपर भी तो उसमें एक्स्ट्रा टैक्सेस अब लग रहे हैं। जी, उस पर भी टैक्सेस लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए, इस चीज़ को शायद डिस्करेज करना चाहिए और जो चीज़ इनकरेज करनी चाहिए दैट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप बहुत देखें बड़ा डाउनफॉल आया उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल है उसमें। अगर आप देखेंगे तो उसमें 32 to 35 डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं एक कंस्ट्रक्शन के होने में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो सारी इंडस्ट्रीज जिस वक्त चलेंगी पाकिस्तान में और वो कंस्ट्रक्शन होगी तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि हम प्लॉट का ही लेन देन करते रहें। और हम तो प्लॉट के लेन देन से भी इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में आगे चले गए थे कि फाइलों का लेन देन होता था। एक कागज़ लाखों का बिक जाता था, लाखों का मैंने ले लिया और लाखों का आगे ले लिया, और वो कागज़ होता था जिसका ऑन ग्राउंड होता ही कुछ नहीं था। सोसाइटी एक अनाउंस करती थी और फाइलें बेच देती है। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को निशानदेही करने को कोई भी नहीं आता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आज दुरुस्त फैसले ना किए गए तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा, हुकूमत या हम अवाम? ये कीमत आवाम को ही अदा करनी पड़ेगी। वही बात जो हमने कहा कि 70-75 साल से हम इस एक्सपेरिमेंटल लैब में हैं। जब भी पिसती है आवाम पिसती है। अगर आज भी आप जिस वक्त टीवी खोल के देखते हैं तो सड़कों पे अगर पिस रही है तो आवाम ही पिस रही है। वो चाहे एक लोकल ट्रैफिक के चलान से लेके बड़े से बड़ा कोई जो इंक्रोचमेंट गिराई जा रही है उसमें अगर पिस रही है तो आवाम ही पिस रही है। तो उसमें कहीं आपको नहीं लगता कि आवाम भी अनसिविलाइज्ड है? बात बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो कुछ इस पे ये भी सोचा जाए कि इंक्रोचमेंट करवाई किसने। किसी के पास इतनी दिलेरी नहीं होती कि अपने घर से बाहर एक ईंट भी लगा ले। उससे मुतल्लिका इदारा, उसके मुलाजमीन, उसके ऑफिसर आके आपसे ये सारे काम करवाते हैं। और जिस वक्त वो ऑफिसर काम करवा के लाखों करोड़ों रुपया लेके ये सर्कुलर रोड का जो मामला इस वक्त चल रहा है, ये सारी इसमें अगर इंक्रोचमेंट का सिलसिला देखा जाए तो इंक्रोचमेंट किसने करवाई? कोई कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। हुकूमती इदारे जिन हुकूमती इदारों ने या हुकूमती इदारों के अफसरों ने करवाए, आज शायद वो अफसर लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा के अपनी फैमिलीज के साथ कनाडा में सेटल्ड हैं, और जो लोग यहाँ पे थे उनके साथ इस तरह से। जिस वक्त पता लगता है, हमें सिलसिला पता लगता है, तो उस वक्त हम उस इदारे की तरफ क्यों नहीं भेजते किसी को कि आया देखा ये जाए कि ये काम इस बंदे ने किया या इस पोजीशन के अंडर हुआ, तो क्यों इसको आइंदा से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक पंजाब गवर्नमेंट को एक मशवरा कह लें या एक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा हुआ हमारे भी यहाँ पे एक पीरा फोर्स कायम की गई जो सारे इस चीज़ को मॉनिटर करेगी और जो जो चीज़ें उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगी। इस तरह की किसी पीरा फोर्स की हमें सरकारी इदारों में ज़रूरत नहीं है, जो सरकारी इदारों के अंदर घूमे और जो सरकारी अफसर से जाके पूछे कि ये बंदा 4 दिन से आपके पास चक्कर लगा रहा है, ये क्यों लगा रहा है। मुझसे आके पूछे कि भाईजान आप 5 दिन से इस ऑफिसर के पास चक्कर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। मैं उसे बताऊंगा कि ये मेरा काम इस वजह से नहीं कर रहा। सो मुझे पेनलाइज करने की बजाय उस ऑफिसर को क्यों नहीं पकड़ा जाता, उस ऑफिसर से क्यों नहीं पूछा जाता कि इसको 5 दिन से चक्कर लगवा रहे हो, आया इसका काम क्यों नहीं कर रहे, तुम अपने कोई
अंडर द टेबल जो पैसे लेने हैं उसका कोई रेट बढ़ा रहे हो। सो गवर्नमेंट को अपने इदारों में भी इस चीज़ की बेहतरी लानी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ने आवाम का दिल जीतना है, ठीक है, इंक्रोचमेंट को, मैं इंक्रोचमेंट के कभी भी हक में नहीं हूँ। और गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो भी इसी तरह से चलने चाहिए। जब शहर बढ़ते हैं, शहर बड़े होते हैं, तो इसी तरह से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जो लेकिन सरकारी मुलाजमीन पैसे लेकर ये काम करवाते हैं उनका एहतसाब जरूरी है और एहतसाब कड़ा होना चाहिए। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद यहीं मिलेंगे चेयरिंग क्रॉस पे। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए चेयरिंग क्रॉस पे आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और मुदस्सिर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मुदस्सिर साहब, बताइएगा कि छोटा सरमायाकार वो किस चक्की में पिस रहा है? इस महंगाई के इस दौर में या जो मुश्किलात आ रही हैं, अगर हम ये तो देखते हैं कि 2025 में इन्फ्लेशन कितनी हुई और कितनी नहीं हुई, लेकिन हकीकत में देखने वाली बात यह है कि आया जो बंदा अपनी इनकम कमा रहा है और जो उसका एक मंथली एक्सपेंस है वो उसको मीट कर सक रहा है कि नहीं कर सक रहा। तो मैं समझता हूँ कारोबारी छोटा हो, मुलाजिम हो, क्योंकि छोटे कारोबारी को मैं आम जुबान में या लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं कि वो अपनी नौकरी खुद कर रहा होता है। सो मिलती उसे भी तकरीबन तनख्वाह है, वो अपने ही कारोबार को चला रहा होता है। लेकिन इस वक्त मामला ये हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने की वजह से उसकी जो इनकम है वो उससे मीट नहीं कर रही। उसके पीछे रीज़न अगेन सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी उसके बच्चे, उसके बच्चों की एजुकेशन, उस एजुकेशन की कॉस्ट। इस वक्त एजुकेशन भी देखा जाए तो इतनी महंगी हो चुकी है और बाकी तमाम मामलात को पूरा करते करते शायद उसकी इनकम कम पड़ जाती है। तो बेचारा उसी घन चक्कर में घूमता रहता है जिसमें वो 30 दिन का क्या कमाया और क्या खर्चा, क्या कमाया और क्या खर्चा, और अगेन उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। अच्छा, मैंने देखा कि एजुकेशन में, हेल्थ में और खाने पीने में, जो कि बेसिक नीड है किसी भी एक नॉर्मल इंसान की, उसमें लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बिलों का इस हद तक बोझ डाल दिया गया है कि वो कहते हैं कि इन चीजों को आप साइड पे कर दो, ये सेकेंडरी लेवल पे है, पहले हम बिल्स पे कर ले एक दफा। और एट द एंड उनके पास ना तो हेल्थ के लिए अपने पास कुछ बचता है, ना फूड के लिए बचता है, और ना प्रॉपर एजुकेशन के लिए बचता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर देखा जाए तो जिस वक्त बिल आ जाता है घर पे और उस गरीब आदमी का, या वो जो हमारा जिसको मिडिल क्लास लोग बोलते हैं, तो मैंने शुरू में जो बात की कि बिल का तो किसी को पता ही नहीं होता, किसी व्हाइट कॉलर भी कहा व्हाइट कॉलर कहा जाएगा, कि उसको अपने बिल का अंदाजा ही नहीं होता, अपने बजट में वो शामिल ही नहीं कर सकता कि मेरे बिल कितना आएगा। और बाज़ औक़ात इतना इतना बिल आ जाता है, स्पेशली जो क्लोजिंग के मंथ होते हैं उसमें इदारे अपनी सारे साल की नेग्लिजेंस को दूर करने के लिए सारिफ पे ये बोझ डालते हैं। तो वो बेचारा सिर्फ उस वक्त बिल दे रहा होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसको वो लगता है, क्योंकि उसके पीछे ना सिर्फ वो डिफ़ॉल्टर होगा बल्कि उससे वो सहूलत जो बिजली, पानी, गैस, जो भी चीज़ होगी वो काट ली जाएगी। एक हमारे मुल्क में पिछले 2-3 साल से गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि आप किसी गरीब आदमी से पूछ के देखें, वो इस बात पे तंग है कि मैं लकड़ियां जला लूंगा, मैं गैस नहीं जला सकता, क्योंकि गैस के बिल जो सारी उम्र हमने बहुत छोटी सी अमाउंट पे उसको हम इस्तेमाल करते रहे, पिछले 2-3 साल से टैरिफ या उसकी प्राइसेस इतनी बढ़ा दी गई हैं कि गरीब आदमी को शायद वो बजट में भी नहीं रही। तो बिजली का भी यही सिलसिला है, और गैस और बाकी गैस नहीं है, जब वो लकड़ियां खरीदने जाता है तो लकड़ियों का रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब जाए तो जाए कहाँ। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी कि ज़राअत को किस तरह से बेहतर या इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग? देखें, जिस तरह से मैं इंडस्ट्री की शुरू से बात करता रहा, अगर कोई चीज़ यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो सकती है तो वो हमारी एग्रीकल्चर हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी अगेन गवर्नमेंट को पूरी एक पॉलिसी और कंसिस्टेंट पॉलिसी लानी पड़ेगी। उस जो किसान है उसको ये तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा कि तुम जो फसल लगा रहे हो उस फसल को हम किस भाव पे ख़रीदेंगे, ताकि वो उस पर अगर अपनी कोई कॉस्ट या इनपुट शामिल करता है तो उसको पता हो कि ये उसको किस भाव पे पड़ेगी और किस भाव पे ये बिकेगी। होता इस तरह से वो बेचारा अपनी जो जमा पूंजी है वो भी उसमें लगा देता है, बल्कि किसान आड़तियों से और जिनसे वो खाद खरीदता है और जिनसे ज़रूरी अद्वियात खरीदता है उनका मकरूज़ हो चुका होता है सिर्फ इस बेस पे कि मैं अपनी ये फसल जिस वक्त बेचूंगा उस वक्त आपके ये कर्जा उतार दूंगा। लेकिन हकीकत में ये होता है कि उसका वो कर्जा भी मुकम्मल नहीं उतरता तो उसको बचत क्या होनी। पिछले कुछ जो अरसे से हमने ये देखा है, हमारा किसान इस वक्त खुशहाल नहीं है। किसान को खुशहाल करना पड़ेगा। किसान से मुतल्लिका जितनी चीज़ें हैं जिसमें खाद, ज़रूरी अद्वियात और बाकी सारी चीज़ें आती हैं, एंड स्पेशली मैं एक बात करूँगा कि जो बाकी दुनिया में चल रहा है, हमारे पास बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बड़ा मीठा पानी है ज़मीनों को देने के लिए, नहीं है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो हाइब्रिड सीड बाहर से आ रहा है उसको गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए। जो ये खाद की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनसे खाद की रियायत करवानी चाहिए, और ज़रूरी अद्वियात और बाकी जितनी इनपुट कॉस्ट है उसको इतना कम करना चाहिए। एज वेल एज हमारे पास बेहतरीन हिकमत
रद्द अमलियाँ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जिस वजह से ये कॉस्ट हाई हो जाती है और हमारा किसान वहीं पे उसी चक्कर में पिसता रह जाता है और कमा नहीं वो दिन ब सकता। दिन गरीब से गरीब तर होता जाता है। ठीक है मुदस्सिर साहब, नेक्स्ट रोशनी डालिएगा कि हम लोग माइन मिनरल्स में बहुत अमीर हैं, तो आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान के लिए किस तरह से गेम चेंजर के तौर पे साबित होगा? देखिए, हमारा अगर मुल्क की इकोनॉमी देखी जाए तो उसमें जो हमारा मिनरल्स का शेयर है, जो हमारे पास यहाँ पे ज़मीन में अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमारे लिए जो वसाइल और जो सरमाया छोड़ा हुआ है, उसको हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। और मैं मौजूदा गवर्नमेंट को इस बात की एक तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इस तरफ उनकी नज़र गई और उन्होंने कोशिश की कि हमारे ये जो कुदरती वसाइल हैं जिनको हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया, इनको एक्सप्लोर करके हम दुनिया में ना सिर्फ फ़रोख्त कर सकते हैं और बहुत अच्छा इस पे सरमाया कमा सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट मशवरा के तौर पे ये है कि जहाँ पे हम बाहर की कंपनियों को यहाँ पे ला रहे हैं मुल्क में इसकी एक्सप्लोरेशन के लिए, मैं समझता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए सर्टन प्रोसेस भी पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि सर्टन प्रोसेस जिस वक्त पाकिस्तान में होगा तो उस इलाके की, उस जगह की जो लोग हैं उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। बाकी हमारे पास कुदरत ने इतने वसाइल दिए हैं कि शायद हम उन्हीं पे अगर इन्हिसार करते रहें तो हमारा बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। इसके लिए मैं स्पेशली इस गवर्नमेंट की तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने इस चीज़ पे नज़र डाली और इंतहाई कोशिश कर रहे हैं कि फ़ॉरेन कंपनीज़ को बाहर के मुल्कों से ले के यहाँ पे आएँ जो इसको एक्सप्लोर करें। अगर हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं हैं हम एक्सप्लोर कर सकते, तो बेशुमार मुल्कों में ये मॉडल चल रहा है। सऊदी अरब में देखा जाए तो बहुत सी फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं जो ऑयल की एक्सप्लोर करती हैं, ऑयल रिगिंग के लिए उन्होंने फ़ॉरेन कंपनीज़ का सहारा लिया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि जिस मुल्क की मिनरल्स हों वो उसे खुद ही निकाल रहा हो, इसके लिए आपको बाहर के मुल्कों को, बाहर की बड़ी कंपनीज को इनवाइट करना पड़ता है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहिए और हमारी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगी। हुकूमत ने एक ऐसा इदारा बनाया जिसको अरबाब इख्तियार कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए किस तरह से सूदमंद साबित होगा? ये भी अगेन एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि फॉरेन जो इन्वेस्टर है उसको पाकिस्तान इनवाइट करने के लिए उसको इस किस्म का कॉन्फिडेंस दिया जाए, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो भी कोई बिजनेसमैन होगा, चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन हो, उसको एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी। क्या है कि मैं अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ या मेरे साथ अगर कोई मिसकमिटमेंट हो जाती है बीइंग अ फॉरेन इन्वेस्टर, तो मैं किसकी तरफ देखूंगा? आया कोई 5-7 डिफरेंट इदारे होंगे जिनकी तरफ देखूंगा कि कोई एक ऐसी मजबूत इदारा मुझे मिलेगा जो मेरी सारे मसले हल कर सकेगा? इस सिलसिले में हमारे मुल्क में पिछले दिनों में ऑयल कंपनी एक आई माशाल्लाह से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, और उन्होंने रिफाइनरी भी पाकिस्तान में लगाने का प्लान किया, स्टोरेज पाकिस्तान में करने का बहुत बड़ा एक प्लान किया हुआ है। सो इस तरह की और भी कंपनीज आएंगी। अगेन वही बात है कि इनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, और बहुत अच्छा किया कि एक ऐसा इदारा बनाया जो उन्हें फुली कॉन्फिडेंस दे रहा है और उस कॉन्फिडेंस की बेस पे ही वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके अच्छे नतायज साबित होंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज होगा? जी, इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, नो डाउट। जिस वक्त फ़ॉरेन कंपनी पाकिस्तान में आके कोई काम करेगी, ना सिर्फ वो, दूसरा जो फ़ॉरेन कंपनी पाकिस्तान में आती है वो हमें डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत सारे दे जाती है। जो इंडस्ट्री लगेगी उसके पीछे उसके कोई सप्लायर्स या कोई वेंडिंग इंडस्ट्री होगी, वो डेफिनेटली लोकल होगी, वो भी ग्रो करेगी। उसके अलावा कल को अगर उसका बिजनेस मॉडल को पाकिस्तानी बिजनेस मैन कॉपी करता है तो हमारे पास वो भी एक लर्निंग का तरीका होता है। इसलिए ये एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है कि आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, फॉरेन कंपनीज को भी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, और अपनी भी कंपनीज को उनके मुकाबले में तैयार कर रहे हैं। मेरा कंपटीशन अगर किसी फॉरेन कंपनी से होगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके मुकाबले पे चला जाऊं। सो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का तरीका और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस तरह का कॉन्फिडेंस देने का जो तरीका है वो बहुत बेहतर है, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक हो गया। तो एक्सपोर्ट रेट इंक्रीज करने के लिए कोई राय देंगे आप? जी, एक्सपोर्ट जो है इस वक्त हमारी वही कोई 28, 30, 32 बिलियन पे, कभी 3% ऊपर, कभी 9% नीचे, कभी 2% ऊपर, इस तरह से सिलसिला चल रहा है। हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी एग्रीकल्चर की बात की। सो इसमें अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, हाइब्रिड सीड को यूज़ करें, और जो हमारे दुनिया में इस वक्त रिवाज चल रहा है जो उसको पाकिस्तान में राइज करें, तो मैं समझता हूँ हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए अगेन वही बात
कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी लानी पड़ेगी, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, और पॉलिसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी उस है। पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की भी बिल्कुल ज़रूरत ऐसा ही है। है। और जहाँ तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का तरीका है तो वो सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करेंगे, जिस वक्त आपके पास एक्सेस प्रोडक्शन आएगी तब ही जाके हम उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अगर एक्सपोर्ट ना भी किया तो लोकल कंजम्पशन पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बायस बनेगी। सो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लोकल लोगों के लिए पॉलिसी लानी चाहिए और उस पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब तक की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान लाजवाल दौलतों से माला माल है। अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, इस सरजमीन को बहुत ज्यादा नवाजा है, तो अभी तक हम इससे फायदे क्यों नहीं ले सके? बहुत डीप क्वेश्चन है जी। इसमें तो अगेन वही वाली बात आ गई कि हम तो काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं जिनको हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही देखा कि आज ये करके देख लिया ठीक नहीं हुआ, तो कल ये भी करके देख लिया ठीक नहीं हुआ। बाहर से लेकिन कंपनीज आती हैं, लीज पर ले लेती हैं, वो फायदे लेकर चले जाते हैं यहाँ से, तो हम हमने खुद क्यों नहीं फायदे जनरेट कर हमने रहे? अपने बहुत सारे पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर नहीं किया, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर देखा जाए तो एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, उसकी क्या वजह? लैक एक्सप्लोर ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस? जो हमारे नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं, जो हमारे छोटे मोटे मसले मसाइल हैं हम उनसे ही बाहर नहीं निकल सके। मैं अगर अपनी ब्रेड एंड बटर में फंसा के रखा ब्रेड है एंड आवाम बटर को। और इससे भी ऊपर चले जाएं, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री के उस बिजनेस से जो स्पेसिफिक मुझे प्रॉब्लम्स आ रही होंगी मैं उनसे बाहर ही नहीं निकल सकूंगा। जिस दिन मेरे पास सरप्लस पैसे आएंगे, जिस दिन मेरे पास सरप्लस टाइम होगा, उस दिन मैं कोई नया आइडिया सोचूंगा, कोई नई इंडस्ट्री लगाने का सोचूंगा, दुनिया में जाके कोई नया कारोबार करने का सोचूंगा। यहाँ पे मसला ये है कि जो बंदा जिस कारोबार में फंसा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन, जो बंदा जिस कारोबार में फंसा हुआ है उसकी सोच वहीं तक महदूद होकर रह गई। क्योंकि सुबह उठता है, 8-10 मसाइल उसके जहन में होते हैं, शाम तक उसको सॉल्व करते करते रात का अंधेरा हो जाता है, अगले दिन नए मसाइल उठते हैं। अगर उसका जहन खाली होगा, उसके पास सरप्लस पैसे होंगे, अगर उसके पास गवर्नमेंट इस तरह से टैरिफ लेके उसके प्रॉफिट को नहीं खा जाएगी, अगर उसके पास प्रॉफिट के पैसे होंगे तो वो इसी मुल्क में दोबारा से इन्वेस्ट करेगा, किसी नए बंदा बिजनेस में सोचता इन्वेस्ट है कि जब करेगा। मेरे पास सरप्लस के पैसे आ जाते हैं तो मैं फिर यहाँ क्यों रुकूंगा, मैं बाहर कहीं जाके अच्छे से वहां पर खुद को सेटल करता हूँ, वहां पर बिजनेस करूंगा, उस मुल्क को जो है उसकी तरक्की में कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं यहाँ नहीं टिकना चाहूंगा। अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ जो सबसे स्लो मूवमेंट है इस मुल्क से जाने की, वो बिजनेस कम्युनिटी की है। और अच्छा। बहुत से लोग गए, उसके पीछे रीज़न ये है कि हम जहाँ बहुत सारे मुल्कों की तारीफ़ करते हैं, हमारे मुल्क की भी अगर तारीफ़ की जाए तो लाखों चीज़ें ऐसी हैं, सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम ये सोच सकते हैं कि इस मुल्क से बेहतर मुल्क कोई नहीं है। चंद एक पे रोशनी डालिएगा प्लीज। जिस वक्त अगर बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, जितनी अच्छी लिविंग हम यहाँ पे गुजार सकते हैं, जी जी। अगर हमारे साथ ये मसले मसाइल जो एडिशनली हमारे साथ अटैच किए हुए हैं, अगर जी। ये हमारे साथ मसले मसाइल ना हो, आपका अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो, तो इस मुल्क से बेहतर रहने की जगह कोई नहीं है। अच्छा। यहाँ से जो भी बंदा तंग आता है वो उस वक्त तंग आता है जो मैंने अभी आपसे बात की कि इनकम उसकी कम होती है और एक्सपेंसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। सो उस इनकम को ज़्यादा करने के लिए वो फिर बाहर जाता है। अगर यहाँ पे अच्छी जॉब हो, अच्छा काम हो, अच्छा बिजनेस चल रहा हो, तो मेरा ख्याल है यहाँ से भी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। पढ़े लिखे बंदे को अच्छी नौकरी पाकिस्तान में मिल रही हो, अच्छे पैसों पे मिल रही हो, उसको कोई ज़रूरत नहीं। अगर एमफिल बंदे को पुलिस में ASI भर्ती होना है और सड़क पे बेचारे को सारा दिन खड़े होना है, वो इसलिए वो जॉब कर लेता है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट उसको मिल जाए, कोई ना कोई रोज़गार उसका चल पड़े। अदरवाइज जो बंदा जितना पढ़ा हुआ है और जिस तरह का वो बंदा है, उसको उस तरह की जॉब मिले, उसके स्किल्स के मुताबिक जॉब मिले, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको भी बाहर लेकिन जाने यहाँ की कोई अलमिया ज़रूरत ये है। भी तो है ना कि जो मैट्रिक फेल हैं उनको नवाज दिया जाता है, और जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनको जो है बेचारे दर बदर रुल रहे होते हैं। कोई चाय के ठेलों पर है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है जरिया माश के लिए। ऐसा ही है जी। इसमें ये तो अलमिया हमारे साथ शुरू से रहा कि हमने मेरिट को वाले ताक रख के तो अपने फैसले खुद से करने शुरू कर दिए, मेरिट पे को कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, जिस वजह से हम यहाँ तक इस सूरत हाल तक पहुँचे। अगर मेरिट पे चलते तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हमारे जो आज मसले हम बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे मसले मसाइल होते ही ना। रीज़न यही था कि हमने मेरिट को देखा नहीं, अपनी सिफारिशों से अमीर का बच्चा अमीर ही होता चला गया और गरीब का बच्चा गरीब तर दिन ब दिन होता चला गरीब गया। से गरीब तर गरीब होता के है। बच्चे को तालीम हासिल करनी भी मुश्किल हो गई जो पढ़ना चाह रहा था। अमीर का बच्चा इतने अच्छे स्कूल्स में जा रहा है और वहाँ पे भी जाके ग्रेड नहीं ले रहा क्योंकि उसका पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामला, जिस वक्त मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जिस वक्त इंसाफ नहीं होगा मुल्क के अंदर, तो मेरा ख्याल इस तरह के मसले मसाइल चलते ही रहेंगे। क्योंकि उसका बेसिकली माइंडसेट कर दिया जाता है ना हमारे यहाँ अमरा की तरफ के, आप 45-50 लाख या चंद पैसे देकर आप वो सीट खरीद सकते हो, ठीक है। गरीब लोगों की, अगर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात की जाए तो वहां पर लोग अब प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जेवरात, प्रॉपर्टीज, व्हाटएवर जो भी उनके पास जमा पूंजी है वो बेचकर अपने
अपने बच्चे को वो बाहर भेज दें ताकि वो बाहर जाके अच्छे से तालीम हासिल कर सके। और जब कोई बच्चा बाहर जाता है, बाहर जाके वो 16 साल तालीम हासिल करता है, तो वो कहता है कि मैं क्यों ना कि यहीं पर ही सेटल हो जाऊं, यहीं पर ही अपना जरिया मुआश जो है लेकर आगे बढ़ूं, यहीं पर ही मैं आगे रहूंगा, यहीं पर ही मेरी नस्लें आगे चलेंगी। ये भी एक खसारा है पाकिस्तान के पास, जिसकी वजह से हमारी काफी ज्यादा जो ब्रेन्स हैं वो बाहर के मुल्कों को मुस्तफीद कर रहे हैं और हम उनसे जो है महरूम हो चुके हैं। इख्तिताम में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने होंगे जो बतौर गेम चेंजर्स हमारे लिए साबित हो सकते हैं? मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को जो 2-3 चीज़ें फौरी से करने की ज़रूरत है। एक तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसको थोड़ा सा बेहतर करें और कंट्रोल करें, और उसके लिए यही है कि बिज़नेस लोगों के भी चलने चाहिए और उनको इस तरह की सहूलतें या इस तरह के मामला स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के तय करें कि आया उनके टैरिफ कम करने हैं या क्या। क्योंकि जिस जिस दरख्त पे फल लगेगा आप उसी से फल उतार सकते हैं, किसी दरख्त पे आप ज़बरदस्ती फल नहीं लगा सकते। अगर किसी कारोबारी के पास कोई पैसे होंगे तो वो आपके टैरिफ्स भी देगा और सब कुछ देगा। एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और अर्जेंट बेसिस पे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ इसके साथ साथ वही वाली बात जो आपने 2 दफ़ा पहले भी दोहराई कि इन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसके अंदर। अगर कंसिस्टेंसी ना हुई तो फिर शायद ये पॉलिसी बनाने का भी हमें कोई फ़ायदा ना हो। जी, तो नाज़रीन, आज की जो क्रिटिकल गुफ्तगू थी वो आप लोगों ने सुनी, सवालात आपके सामने थे और जवाबात भी लेने की कोशिश की गई है, क्योंकि चेयरिंग क्रॉस बातचीत का शो नहीं, ये काउंटर का शो है। और इख्तिताम में मैं मुदस्सिर मसूद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं प्याफ के। और लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी कि आप 1 मिनट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को भी और आवाम को भी? हुकूमत और आवाम के लिए मेरा पैगाम ये है कि ये हमारा ही मुल्क है, इसे हमने ही संवारना है, बाहर से आके किसी ने नहीं संवारना। हम आपस में एक दूसरे को चोर और इस तरह के अलकाबात से बजाय बुलाने के एक दूसरे पे एतमाद करें, एक दूसरे को लिए आसानियाँ बांटें, आसानियाँ पैदा करें, रादर देन कि हम इतना इसको मुश्किल कर दें कि यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाए। ये कारोबारी लोग, ये सियासतदान, ये बच्चे, ये पढ़े लिखे लोग, ये हमारी यूथ, ये हमारी 25 करोड़ की आबादी, ये हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है जिसको हम अपनी वीकनेस समझते हैं। सो मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज़ इस किस्म की बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और कंसिस्टेंट रहें। इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और आने वाले वक्त में लोग इसको देखेंगे और इसकी तरक्की की मिसालें देंगे, क्योंकि कुदरत ने हमें बहुत सारे ज़खायर से माला माल किया हुआ है, लेकिन कमी है तो सिर्फ हम में ख़ुद में कमी है। हम अपने आप को बेहतर कर लें तो इंशाल्लाह कोई भी ताकत हमें तरक्की की तरफ जाने से रोक नहीं सकती। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बहुत ज़्यादा हकीकतों से पर्दा भी उठाया और हमारी बहुत ज़्यादा अवेयर भी किया आवाम को। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए जो लोग हैं वो हुकूमत तब ही कर सकेंगे जब हम अपनी आवाम को सर्व करेंगे, जब हम अपनी आवाम की बेहतरी के लिए सोच सकेंगे, तभी आप उनके ऊपर इक़्तिदार कर सकते हैं, हुक्मरानी कर सकते हैं। आप अपनी आवाम को सर्व करें, उनको बेहतर यूटिलाइज़ करें और देन जो है हम ये मुल्क भी रहेगा और ये ऐवान भी रहेंगे, ये कुर्सियां भी और ये इक़्तिदार भी रहेंगे। और इसी तरह हम इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, भाईचारे से, बजाय इसके कि बुलिंग की जाए, क्रिटिसाइज किया जाए और एक दूसरे की खींचतान में हम दुनिया के लिए एक तमाशा बनकर रह जाएं। तो बेहतर है कि भाईचारे से और प्यार मोहब्बत से चीज़ों को लेकर आगे चला जाए। और जिन चीज़ों पर एहतसाब की ज़रूरत है, हुकूमत को चाहिए कि उन पर कड़े हाथों से एहतसाब किया जाए, वो चाहे आवाम है या फिर हुकूमत के ही कुछ सरकारी नुमाइंदे। तो इसी पैगाम के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, यही चेयरिंग क्रॉस पर।